खबर का अपडेट देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से। देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश के प्रायोजक है MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की तरफ। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दमदार प्रदर्शन। अब तक 44 सीट जीतकर हासिल किया 2/3 बहुमत। 2 सीटों पर बनाई हुई है बढ़त। वहीं कांग्रेस का नहीं खुला खाता। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने किया क्लीन स्वीप। 31 सीट पर किया कब्जा। एसडीएफ की झोली में आई 1 सीट। प्रधानमंत्री ने चक्रवात के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के हालात पर की समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री आज हीट वेव समेत अगले 100 दिन के एजेंडे पर भी करेंगे गहन मंथन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में करेंगे सरेंडर। दोपहर 3 बजे तक केजरीवाल को करना है सरेंडर। और आईसीसी T20 विश्व कप में आज वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी होंगे आमने सामने। पहले मैच में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दमदार प्रदर्शन सामने आया और अब तक 44 सीट जीतकर हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने 2/3 बहुमत। 2 सीटों पर बनाई हुई है बढ़त। वहीं कांग्रेस ने अभी तक वहां खाता भी नहीं खोला है। तो इसी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जब भाजपा ने 2/3 का बहुमत हासिल कर लिया है, वहां पर आप जश्न की तस्वीरें भी देख सकते हैं। एक बार फिर अरुणाचल में भाजपा सरकार 2/3 बहुमत के साथ अब तक 44 सीटों पर जीत हासिल करती हुई यहां नजर आ रही है। हालांकि 10 जो सीटें हैं वो निर्विरोध पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पाले में थी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता हुआ यहां नजर आ रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सरकार, हालांकि ये भी खबरें सामने आ रही हैं, जो मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू वो राज्यपाल से मिलने जाएंगे। और कांग्रेस का खराब प्रदर्शन साफ तौर पर यहाँ नजर आ रहा है, सूपड़ा साफ होता हुआ। पिछले साल की भी अगर, यानी कि पिछले चुनावों की भी अगर बात की जाए, तो वहां पर भी इसी तरह का प्रदर्शन रहा था कांग्रेस का। उम्मीद यही थी कि अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए कोई कामकाज किया जाएगा, कोई कोशिश की जाएगी, लेकिन वो कोशिश यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो जो 60 की 60 सीटें हैं उसके नतीजे हमारे सामने हैं, जहां 2/3 बहुमत के साथ भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, जहां पर 5 सीटों की बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के हालात पर समीक्षा बैठक की। बैठक में खास तौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री आज हीट वेव समेत अगले 100 दिन के एजेंडे पर गहन मंथन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की जो तैयारियां हैं उस पर बैठक करेंगे। तो आज का दिन काफ़ी अहम होने वाला है, जहां प्रधानमंत्री 100 दिन के एजेंडे के साथ जो हीट वेव है, यानी लू की स्थिति है, उस पर भी आज बैठक करने वाले हैं। तो उस लिहाज से आज का ये दिन बेहद अहम। तो प्रधानमंत्री की हमेशा से कोशिश यही रहती है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो उस पर वो अपनी नज़र बना के रखें, हालात की समीक्षा वो करते रहते हैं। तो उस लिहाज से, और सबसे अहम बात है कि नतीजों से पहले ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। 100 दिन का जो एजेंडा है उस पर भी मंथन है और 7 बैठकें होनी है कुल, जिसमें प्रधानमंत्री चक्रवात रेमल की जो स्थिति है, यानी कि उसके बाद की जो स्थिति है, उसकी समीक्षा उन्होंने की है। और
पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए भी एक बैठक की जाएगी। पर्यावरण दिवस लोकसभा 2024 के नतीजों की घोषणा के अगले दिन यानी कि 5 जून को मनाया जाएगा। तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री की ये बैठक बेहद अहम है। और वहीं 100 दिन के एजेंडे की समीक्षा के लिए भी व्यापक विचार मंथन सत्र आयोजित किया जाएगा, क्योंकि ये जो 100 दिन हैं खास तौर पर सरकार गठन के बाद बहुत अहम माने गए। कई अहम महत्वपूर्ण फैसले, क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल अभी सामने आए हैं उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस लिहाज से 100 दिनों के लिए कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना, जो ये तमाम 7 बैठकें आज प्रधानमंत्री जिनकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो बेहद अहम है। आगामी कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इनमें से सीटी रवि, एन रवि कुमार और एमजी मूले का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने सीटी रवि, एन रवि कुमार, एमजी मूले के नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनी जाने वाली कर्नाटक विधान परिषद के लिए 11 सीटों के लिए चुनाव 13 जून को होने हैं। और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो आज शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर करने वाले हैं। कल कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया था और आज दोपहर 3 बजे तक अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल मेडिकल ग्राउंड पर केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि को 1 सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया गया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले में दोनों पक्षों को सुनकर फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून को आएगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल द्वारा सरेंडर से पहले की गतिविधियों को एक सर्कस बताया है। सरेंडर को भी वो एक इवेंट की तरह बनाना चाहते हैं और मैंने कहा कि हिंदुस्तान में कई जगह सर्कस चलती है, एक सर्कस आज दिल्ली में चलेगी। उनके अंदर रहने से दिल्ली वाले खुश रहेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है वो दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है। और वो जेल जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने शराब की नीति में पैसे खाए हैं, दलाली खाई है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि वो घोषणा कर रहे हैं कि मैं राजघाट पर जाऊँगा। जिस महात्मा गांधी की तस्वीर को उन्होंने अपने कार्यालय से हटवा दिया, आज उस बापू की समाधि पर जाके वो क्या करने वाले हैं आप समझ लीजिए। कथनी और कर मतलब अपनी उसमें कहने में फ़र्क है उनके। और एक मैंने कहा कि एक सर्कस चलेगी आज पूरा दिन, तो दिल्ली वाले भी देखेंगे। खबर तमिलनाडु से, जहां स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है। हालांकि प्रशासन का मानना है कि मंदिर कब्जे वाली भूमि पर बनाया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद ही मंदिर को तोड़ा गया। ये पहली बार नहीं है जब इस प्रकार की घटना तमिलनाडु में हुई। इससे पहले भी तमिलनाडु की डीएमके सरकार में अतिक्रमण के नाम पर मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया था। लोगों का कहना है कि मंदिर के आसपास कई इमारतें हैं, लेकिन केवल मंदिर को ही निशाना बनाया गया। चुनाव संपन्न होने के बाद मंदिर को नष्ट कर दिया गया। सूत्रों की माने तो कलाकुर्ची में ऐसे 12 मंदिर हैं जिसे तोड़ने की योजना स्थानीय प्रशासन की है। तो तमिलनाडु में हिंदू मंदिर तोड़ा गया है और कब्जे वाली भूमि पर मंदिर बना था, ऐसा स्थानीय प्रशासन का मानना है। और मंदिर में की वजह से ट्रैफिक की समस्या हो रही थी, ऐसा स्थानीय प्रशासन कह रहा है। हालांकि भगवान हनुमान और गणेश जी का मंदिर है, तो उस लिहाज से ये लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है इसको लेकर किया गया है। और मंदिर से ट्रैफिक की समस्या होती है। हालांकि स्थानीय प्रशासन पर ये लगातार आरोप लग रहा है कि वो मंदिर था इसीलिए उसे तोड़ा गया। और इस लिहाज से आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरह से बुलडोज़र के ज़रिए मंदिर को तोड़ा जा रहा है। आगामी कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जैसे कि हमने आपको बताया। और सीटी रवि के साथ साथ एन रवि कुमार और एमजी मूले का नाम इसमें शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने सीटी रवि, एन रवि कुमार और एमजी मूले के नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनी जाने वाली कर्नाटक विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव 13 जून को होने वाले हैं।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चुनावी माहौल क्या चल रहा है मनोज? किसकी सरकार बन रही है? ये इस बार मुझे लग रहा है मोदी जी हैट्रिक बना रहे हैं। पर मुझे तो लगता है गठबंधन की ही बन सकती है। भाई हो सकता है, देखो अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा हमें कि भाई कौन जीतेगा। सही कह रहे हो तुम। कहाँ देखें चुनाव के नतीजे। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। पूरा हुआ जनता का मतदान, खत्म हुआ चुनाव का सियासी घमासान। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, दिल्ली की सत्ता पर किसका होगा राज। आखिर जनता देगी किसको बनवास? क्या एनडीए की फिर बनेगी सरकार या फिर इंडी गठबंधन करेगा पलटवार? 4 जून को मिलेगा इन सवालों का जवाब। पल पल बदलते मतगणना के रुझानों पर होगी पैनी नजर। होगा हर जीत का सटीक विश्लेषण। देखिए जनादेश 4 जून को सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर। अरविंदर, और कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताओ। बढ़िया। अच्छा, वोट दिया इस बार? हाँ जी भैया, मैंने वोट दिया। मेरा वोट मेरी ताकत। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भैया कह नहीं सकते, तो रुझान कुछ भी हो सकता है, नतीजा तो 4 जून को ही पता चलेगा। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। अंतिम पड़ाव में पहुंचा आम चुनाव। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। ऐसा एक बात बताइए आप, इस बार जो चुनाव हुआ तो इंडिया गठबंधन जो है ये कितनी सीटें लाएंगी लमसम? भैया ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये चुनावी नतीजे देखेंगे कहाँ? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां गर्मी ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है। शनिवार को दिल्ली में अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हाल ही के दिनों में दर्ज 48 डिग्री सेल्सियस के आसमान छूते तापमान में आई गिरावट से लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन मौसम की मार से बचने के बाद भी दिल्ली की जनता जल के संकट से जूझ रही है और जनता को अब पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट के कारण दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन ये पर्याप्त ना होने के कारण पानी के टैंकर को देखकर लोग उस पर झपट पड़ते हैं और सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इस बीच दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ी घोषणा की कि जिन इलाकों में सुबह और शाम पानी की सप्लाई आती है वहाँ हालात सामान्य तक सिर्फ एक टाइम ही पानी आएगा और साथ ही लोगों से पानी को बर्बाद नहीं करने की अपील की गई। पानी की बर्बादी रोकने के लिए जल बोर्ड ने 200 टीमें तैनात की हैं जो अलग अलग इलाकों में घूमेंगी। पानी की बर्बादी पाए जाने पर 2000 रुपये का चालान काटा जाएगा, साथ ही अवैध वाटर कनेक्शन भी काटे जाएंगे। पानी की आपूर्ति में कमी के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर 1 महीने की अवधि के लिए दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने का अनुरोध भी किया है। और वहीं अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां मतदान के बाद हिंसा की खबरें बढ़ गईं। शनिवार को नादिया में एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए कार्यकर्ता की पहचान हफीजुल शेख के रूप में हुई है, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार शाम हफीजुल शेख की चाय की दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके सर पर गोली मारी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। तो पश्चिम बंगाल में मतदान के बाद हिंसा बढ़ी है। नादिया में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
डायमंड हार्बर, जादवपुर, बशीरहाट, उत्तरी कोलकाता, दक्षिणी कोलकाता, जयनगर, मथुरापुर में हुई हिंसा में भाजपा कार्यकर्ताओं के घायल होने और बूथ कर्मी की गोली मारकर हत्या किए जाने पर भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देश भर में एकमात्र राजनीतिक हत्या पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से रिपोर्ट की गई। टीएमसी के गुंडों ने हमारे बूथ कर्मी छोटन सरदार की गोली मारकर हत्या की। दुख की इस घड़ी में बीजेपी परिवार के साथ खड़ी है। डायमंड हार्बर, ममता बनर्जी के भतीजे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जादवपुर, बशीरहाट, उत्तरी कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, जयनगर, मथुरापुर में भाजपा के कई कार्यकर्ता व्यापक हिंसा में घायल हुए, जिससे चरण 7 प्रभावित हुआ। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है, उन्हें जाना ही होगा। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स जो प्लेटफॉर्म है उस पर पश्चिम बंगाल प्रशासन द्वारा चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिली कि राज्य प्रशासन द्वारा मतगणना को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। और शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सुरक्षा निदेशालय के कोलकाता कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें ममता बनर्जी की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले आईपीएस अधिकारी अव्वारू रविंद्रनाथ की अगुवाई में निर्देश दिया गया कि निदेशालय के एक अधिकारी, 2 कांस्टेबल सिविल ड्रेस में हर मतगणना केंद्र पर मौजूद रहेंगे। इस मामले को उठाते हुए अधिकारी ने चुनाव आयोग से मांग की कि मतगणना केंद्र पर निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम और 7वें चरण के मतदान की समाप्ति के बाद यूपी के मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे। यहां चिड़ियाघर में टाइगर के साथ नजर आए। सोशल मीडिया में योगी के इस वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। चिड़ियाघर में टाइगर के साथ नजर आए योगी आदित्यनाथ। और मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। 7 चरणों में इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव हुए थे और आखिरी चरण 1 जून को संपन्न हुआ। खबर तेलंगाना से, जहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर हैदराबाद में शहीद स्मारक पर तेलंगाना आंदोलन के नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बताएं कि 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। हर साल 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। साल 2014 में आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग को अलग कर 29वां राज्य तेलंगाना के रूप में बनाया गया। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ईरान समर्थित यमन के हूती समूह ने कहा कि हूती ने लाल सागर और हिंद महासागर में एक अमेरिकी विमान वाहक पोत, एक अमेरिकी विध्वंसक और 3 जहाज़ों को निशाना बनाकर 6 अभियान चलाए। ईरान समर्थित समूह के सैन्य प्रवक्ता याहा सारी ने इसकी जानकारी दी। समूह ने लाल सागर के उत्तर में अमेरिकी विमान वाहक पोत आइजनहावर को कई मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। याहा सारी ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान वहां के खिलाफ दूसरा लक्ष्यीकरण अभियान था। दक्षिणी जर्मनी में आई बाढ़ से भारी क्षति हुई है। बवेरियन राज्य के प्रीमियर मार्क्स सोइडर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। एक लिखित बयान में जर्मन आंतरिक मंत्री नैन्सी फेसर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे दल को धन्यवाद दिया और कहा कि 520 से अधिक सदस्यों को दक्षिणी जर्मनी में लोगों की सहायता करने के लिए तैनात किया गया। नैन्सी फेसर ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की कि वो अधिकारियों द्वारा जारी किए गए चेतावनी संदेश को गंभीरता से लें। गजा में युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3 चरणों वाला युद्ध विराम का नया प्रस्ताव पेश किया। उनके अनुसार इसे इजराइल ने ही तैयार किया है, लेकिन इस बीच एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संदेश जारी कर कहा कि गाजा युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हमास की शासन करने और युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शांति प्रस्ताव पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया था कि इजराइल ने एक नया शांति रोड मैप पेश किया। जो बाइडेन ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि हमें युद्ध विराम को प्रारंभिक तौर पर हमास से भी इसको लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने 15वीं बार चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए फाइनल में रियल मैड्रिड ने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हराया। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए चैंपियंस लीग फाइनल में स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने जर्मनी के क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हरा दिया।
इस जीत के साथ ही रियल मैड्रिड ने अपने ही रिकॉर्ड को मजबूत करते हुए 15वीं बार चैंपियंस लीग जीतने में कामयाबी पाई। पहले हाफ में बोरुसिया डॉर्टमुंड रियल मैड्रिड पर भारी पड़ी। पहले हाफ में जर्मन टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और उन्होंने गोल करने के प्रयास भी किए। हालांकि रियल मैड्रिड ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी की। रियल मैड्रिड के लिए दानी कारवाहल ने 74वें और विनीशियस जूनियर ने 83वें मिनट में गोल किए और अपनी टीम को जीत दिला दी। रियल मैड्रिड के मैनेजर कार्लो एंचेलोटी के लिए भी ये रिकॉर्ड 5वां चैंपियंस लीग खिताब रहा। रियल मैड्रिड के लिए ये इस सीजन का दूसरा खिताब रहा। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश लीग भी अपने नाम की है। वेम्बली स्टेडियम एक बार फिर बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए दुर्भाग्यशाली रहा। बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2013 में इसी मैदान पर बायर्न म्यूनिख के खिलाफ भी चैंपियंस लीग फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। रियल मैड्रिड के प्रशंसकों ने अपनी टीम द्वारा 15वीं बार चैंपियंस लीग जीतने का जमकर जश्न मनाया है। आप देख सकते हैं रियल मैड्रिड की जो प्रशंसक हैं वो जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए और मैड्रिड शहर में भी रियल मैड्रिड के प्रशंसकों ने अपनी टीम के चैंपियंस लीग जीतने का जश्न मनाया। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया T20 क्रिकेट विश्व कप शुरू हो चुका है। पहले मैच में मेजबान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से हराया। मैच में अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और कनाडा ने अमेरिका के सामने जीत के लिए 195 रन का लक्ष्य रखा। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम ने अभ्यास मैच में बांग्लादेश को 60 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 182 रन बनाए। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 53 रन बनाए। वहीं हार्दिक पांड्या ने 40 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 122 रन ही बना पाई। नोवाक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-0 से मात दी। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह और गुरजंत सिंह ने गोल किए। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह बनाई। तीसरे दौर के मैच में जोकोविच ने एक कड़े मुकाबले में इटली के लोरेंजो मुसेती को 7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0 से हराया। वहीं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह बनाई। तीसरे दौर के मैच में ज़ेवरेव ने नीदरलैंड्स के टैलन ग्रीक्सपुअर को एक कड़े मुकाबले में 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 से हराया। ग्रिगोर दिमित्रोव ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह बनाई। दिमित्रोव ने तीसरे दौर के मैच में बेल्जियम के जीजू बर्ग्स को 6-3, 7-6, 4-6, 6-4 से हराया। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चुनावी माहौल क्या चल रहा है मनोज? किसकी सरकार बन रही है? ये इस बार मुझे लग रहा है मोदी जी हैट्रिक बना रहे हैं। पर मुझे तो लगता है गठबंधन की बन सकती है। हाँ, हो सकता है। देखो अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा हमें कि भाई कौन जीतेगा। सही कह रहे हो तुम। कहाँ देखें चुनाव के नतीजे? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। पूरा हुआ जनता का मतदान, खत्म हुआ चुनाव का सियासी घमासान। अब आई फैसले की बारी। कौन पड़ेगा किस पर भारी? दिल्ली की सत्ता पर किसका होगा राज? आखिर जनता देगी किसको वनवास? क्या एनडीए की फिर बनेगी सरकार या फिर इंडी गठबंधन करेगा पलटवार? 4 जून को मिलेगा इन सवालों का जवाब। पल पल बदलते मतगणना के रुझानों पर होगी पैनी नजर। होगा हर जीत का सटीक विश्लेषण। देखिए जनादेश 4 जून को सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर। अरविंदर, और कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताओ। बढ़िया। अच्छा, वोट दिया इस बार? हाँ जी भैया, मैंने वोट दिया। मेरा वोट मेरी ताकत। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भैया कह नहीं सकते, तो रुझान कुछ भी हो सकता है। नतीजा तो 4 जून को ही पता चलेगा। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर।
अंतिम पड़ाव में पहुंचा आम चुनाव। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। ऐसा एक बात बताइए आप, इस बार जो चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन जो है, ये कितनी सीटें लाएंगी लमसम? भैया ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये चुनावी नतीजे देखेंगे कहाँ? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। पूरा हुआ जनता का मतदान, खत्म हुआ चुनाव का सियासी घमासान। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, दिल्ली की सत्ता पर किसका होगा राज। आखिर जनता देगी किसको वनवास? क्या एनडीए की फिर बनेगी सरकार या फिर इंडी गठबंधन करेगा पलटवार? 4 जून को मिलेगा इन सवालों का जवाब। पल पल बदलते मतगणना के रुझानों पर होगी पैनी नजर। होगा हर जीत का सटीक विश्लेषण। देखिए जनादेश 4 जून को सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर।